सो हेलो एंड गुड आफ्टरनून एवरीवन, वेलकम टू द प्लेटफॉर्म ऑफ एग्रीकल्चर वाला। और आज मैं आप सभी के साथ एक ऐसे विषय पर चर्चा करने वाला हूं जो कि एग्रीकल्चर के एस्पायरेंट्स के बीच बहुत ही चर्चा में रहता है। आईएपीएस एफओ ये एग्जामिनेशन नहीं, ये आपका सपना है और इस सपनों के साथ बहुत सारे एस्पायरेंट्स जुड़े होते हैं। अब बात आती है सर, अगर मुझे आईएपीएस एफओ 2026 में लगना है तो मेरे लिए कौन कौन सी वो इंपॉर्टेंट बातें जो मुझे पता होनी चाहिए, जिनको अगर आप फॉलो करोगे तो आप फाइनल एग्जामिनेशन को क्रैक कर पाओगे, और कौन कौन सी छोटे मोटे जो बदलाव हुए उनको हमें ध्यान में रख के इस वीडियो को आपके साथ मैं शेयर करने वाला हूं। तो बात करते हैं हम आईपीएस एफओ 2026 में कौन कौन से बदलाव हुए। सारी बातें एक ही वीडियो के माध्यम से आपको यहां पे मिल जाएंगी। अगर आप चाहते हो आईपीएस एफओ 2026 क्लियर करना तो ये आज की वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह आती है कि अगर मान चलो आपका सपना है एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर बनना, अगर आपका सपना है एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर बनना, तो आपके पास क्या स्ट्रेटजी है, किस तरीके से आप इस एग्जामिनेशन को क्लियर कर सकते हो। सबसे पहले यहां पे समझते हैं हम लोग कि अगर आप ये एग्जामिनेशन देते हो तो इसमें आपको टोटल 3 फेज पता है। कौन कौन सी 3 फेज है? सबसे पहला आपका प्री एग्जामिनेशन होता है, दूसरा यहाँ पे मेंस एग्जामिनेशन होता है, तीसरा जो आपका है वो फाइनल इंटरव्यू एग्जामिनेशन यहाँ पे होता है। तो तीनों को आपको कह सकते हैं, तीनों एग्जाम सेपरेट हैं और तीनों को क्लियर करना तभी आपको फाइनली ये जॉब मिल पाती है। लेकिन उससे पहले अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, ये जो आपका आईपीएस एफओ है, यहाँ पे अगर आप देखोगे प्रिलिमिनरी जो एग्जामिनेशन है ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है आपके लिए। प्री एग्जामिनेशन में अगर आप अच्छे से तैयार नहीं करते हो या इसको आप हल्के में लेते हो तो ये फ्यूचर एस्पेक्ट के लिए या एग्जाम में कहीं ना कहीं एक आपके लिए कह सकते हैं कि निगेटिव पॉइंट के रूप में आपको देखने को मिलता है। अगर आप सबसे ज्यादा काम करते हो तो आप यहाँ पे जो प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन है इसको क्रैक करने का सबसे पहले ट्राई करो। अब बात आती है प्री एग्जामिनेशन। देखो प्री एग्जामिनेशन आपको यहाँ पे देना है रीजनिंग, क्वांट और इंग्लिश सब्जेक्ट जो है उसको पढ़ के आपको एग्जामिनेशन देना है। अब फाइनली बात आती है इसका टोटल मेरिट में तो आपका वेटेज नहीं है, बट हाँ अगर आप देखोगे आपको ये पढ़ाओ अगर क्लियर नहीं आप करते हो तो आप आगे नहीं बढ़ पाओगे, तो इसको आपको जरूर क्वालिफाई करना पड़ता है। फाइनल मेरिट में तो आपको नंबर नहीं स्केड होंगे, लेकिन हाँ अगर ये आप क्लियर करोगे तभी आप आगे यहाँ पे बढ़ पाओगे। आपका क्लियर कट गोल यहाँ पे ये होना चाहिए कि आप कट ऑफ को क्लियर करो। कट ऑफ अब सिर्फ सेक्शनल नहीं क्लियर करना है, आपको यहाँ पे ओवरऑल भी क्लियर करना है। जैसे कि अगर मैं बात करूं जो आपका प्री एग्जामिनेशन है, यहाँ पे आपको क्वांट वाला पोर्शन पूछा जाता है, आपको यहाँ पे रीजनिंग वाला पोर्शन पूछा जाता है और इंग्लिश वाला पोर्शन आपसे पूछा जाता है। अब इन तीनों की कट ऑफ होती है। जैसे कि मान चलते हैं क्वांट की एक अलग कट ऑफ होगी, रीजनिंग की अलग कट ऑफ होगी, इंग्लिश की आपकी कट ऑफ अलग अलग होगी, और फिर इन तीनों को मिला के यानी कि 1, 2 और 3, इन तीनों को मिला के एक फाइनल कट ऑफ यहाँ पे आपको देखने को मिलती है। अब आपके पास सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, पहले तो इन कट ऑफ को क्लियर करना है आपको, फिर आपको जो फाइनल कट ऑफ जाएगी इसको भी क्लियर करना है। लेकिन आपको ध्यान ये रखना है कि इन सेक्शंस की कट ऑफ में आपको एक सब्जेक्ट ऐसा उठाना पड़ेगा जिसके थ्रू आप अपनी जो फाइनल कट ऑफ है इसको निकाल पाओ, क्योंकि फाइनल कट ऑफ आप देखोगे भी बहुत ही ज्यादा आपकी अनएक्सपेक्टेड है। कुछ पिछले वर्षों में ये आपकी बहुत ज्यादा इसमें मॉडिफिकेशन होते रहे या बदलाव इसमें होते रहे, ठीक है। फिर आता है आपका मेंस एग्जामिनेशन, जिसका आपके फाइनल सिलेक्शन में 80% वेटेज रहता है। अब फाइनली अगर आप देखोगे मेंस एग्जामिनेशन, क्योंकि ये पूरा आपका एग्रीकल्चर आधारित है, यहाँ पे टोटल आपको एग्रीकल्चर के क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं और एग्रीकल्चर के टोटल जो सब्जेक्ट हैं यहाँ पे आप देखोगे कि 19 से 20 सब्जेक्ट आपको देखने को मिलते हैं। इन सभी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब वो अलग बात है कि साल दर साल यहाँ पे क्वेश्चन जो है उनका लेवल और साथ ही साथ यहाँ पे सब्जेक्ट का सिलेक्शन, उनके सब्जेक्ट का वेटेज अलग अलग देखने को आपको मिलता है। यानी कि ये काम आपके लिए जो मेंस एग्जामिनेशन है ये आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपका बैकग्राउंड भी कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर से होगा, तो इसमें आपके पास कह सकते हैं कि आपके पास एक प्लस पॉइंट है। यहां पर आप अच्छा कर सकते हो, लेकिन अच्छा तभी कर पाओगे जब आप कंसिस्टेंसी से अपने एग्रीकल्चर सब्जेक्ट पे आपने काम किया होगा, सेमेस्टर के दौरान अच्छे से आपने पढ़ाई करी होगी और इस एग्जामिनेशन को फर्स्ट प्रायोरिटी के रूप में यहाँ पे रख रहे होगे। और फिर आती है बात यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट की, जैसे कि अगर हम बात करें एज लिमिट की, तो जैसे ही आप बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर पास होते हो तो सभी एलिजिबल इसके लिए हो जाते हैं। या बीएससी आपने करा है, वो डिफरेंट इसके स्ट्रीम हो सकते हैं, चाहे आपने यहाँ पे एग्रीकल्चर किया हो या फिर आपने बीटेक इंजीनियरिंग किया हो या फिर बीएससी एनिमल हस्बेंड्री या हॉर्टिकल्चर में आपने किया होगा, तो आप एलिजिबल हो। 4 साल का आपका डिग्री प्रोग्राम यहाँ पे होना चाहिए और ये एग्जामिनेशन आप दे सकते हो। जब तक आप 4 साल की डिग्री लेते हो तो मोस्टली स्टूडेंट की यहाँ पे 20 से ज़्यादा उम्र हो जाती है, यानी कि मिनिमम जो एज है वो आपकी 20 साल यहाँ पे रहने वाली है। कुछ केस में आपको यहाँ पे रिलैक्सेशन भी देखने को मिलता है, क्योंकि बहुत सारे एस्पायरेंट्स ऐसे भी हैं जो कि पहले एग्जामिनेशन उन्होंने फर्स्ट फेज में दिया, नहीं हुआ, दूसरा दिया, नहीं हुआ,
कभी कभी ऐसे भी चांस बनते हैं कि काफी साल तक लोग इसी के लिए ट्राई करते रहते हैं, नहीं होता है, तो ओवर एज हो जाते हैं, उस केस में ओबीसी को, एससी को और पीडब्ल्यू कैंडिडेट को यहाँ पे छूट भी मिलती है अपनी अकॉर्डिंग टू कैटेगरी। जैसे कि ओबीसी को 3 साल की है, एससी एसटी को 5 साल की, और यहाँ पे पीडब्ल्यू यानी दिव्यांगजन हमारे भाईजन हैं उनके लिए 10 साल की यहाँ पे रिलैक्सेशन देखने को मिलता है। अब आपने इन सभी सब्जेक्ट में अपनी डिग्री करके रखी हो, और सबसे इंपॉर्टेंट आप सभी के लिए रहता है कहीं ना कहीं सैलरी, क्योंकि सैलरी जरूर बिल्कुल आप बैंकिंग सेक्टर में हो तो सैलरी भी आपको यहाँ पे इन हैंड बहुत अच्छी खासी देखने को मिलती है। अभी मैं बताऊंगा सभी पार्ट भी यहाँ पे। बेसिक सैलरी जो आपकी है लगभग आपका 36,000 देखने को मिलता है, एचआरए और डीए आपको मिला के यहाँ पे इतना ही मिल जाता है। टोटल अगर आप देखोगे 74 और 80,000 के बीच में आपको देखने को मिलती है। ये डिपेंड करता है कि आप कहाँ से किस एरिया पे वर्किंग हो अभी, ठीक है। अब यहाँ पे अगर देखो 2026 में आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए, 2026 के लिए अगर आप रणनीति बना रहे हो और इस एग्जाम को आपको क्लियर करना है, तो फाइनली आप देखोगे कि आपका जो नोटिफिकेशन है ना, जो आपका नोटिफिकेशन है उसमें डेट बता दी गई कि आपको अगस्त में एग्जामिनेशन देने को मिलेगा प्री वाला, और फिर आपका नवंबर में है ना आप प्री हो जाएगा, फिर 1 महीने बाद आपका मेंस एग्जामिनेशन हो जाएगा, आफ्टर फिर 1 से 1.5 महीने लगता है आपका इंटरव्यू भी कंडक्ट होते हैं, फिर आपका रिजल्ट आ जाता है। तो इस तरीके से चीजें यहाँ पे रहती हैं। सबसे इंपॉर्टेंट आपके लिए रहता है इसका एग्जाम का पैटर्न समझना। अब पैटर्न में सबसे पहले बात आती है रीजनिंग की, फिर आती है इंग्लिश की, फिर आती है आपकी क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी कि मैथमेटिक्स की। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे 50 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं रीजनिंग के, 50 क्वेश्चन ही आपके क्वांट के और 50 क्वेश्चन ही आपके इंग्लिश के यहाँ पे पूछे जाते हैं। लेकिन इनका अगर वेटेज की बात करें तो वेटेज आपका अलग अलग रहता है। जैसे कि जो आपका रीजनिंग हो गया और क्वांट हो गया, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि नंबर जितने क्वेश्चन है उतने नंबर आपको अलॉट होगा, लेकिन यहाँ पे हाफ हो जाता है। इंग्लिश के केस में 0.2 आपका 50 यहाँ पे नंबर मिलता है, यानी कि हाफ नंबर एक क्वेश्चन को करेक्ट करने के लिए मिलता है। टोटल क्वेश्चन आपको यहाँ पे 150 देखने को मिलेंगे। टोटल मार्क्स जो आपके हैं 125 होंगे, क्योंकि इंग्लिश वाला आपका रिजेक्ट हो जाता है, और 120 मिनट का आपका टाइम रहता है। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट है आपके लिए जानना कि निगेटिव मार्किंग भी यहाँ पे होती है, और वो आपकी 0.25 की निगेटिव मार्किंग यहाँ पे होती है, ठीक है। तो ये आपकी बात हो गई। अब दूसरा आता है पढ़ा हमारा मेंस एग्जामिनेशन। अब इसमें अगर आप देखोगे तो 60 क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, और सेम 60 नंबर ही आपको अलॉट करे जाते हैं, ठीक है। 60 क्वेश्चन करोगे तो 60 नंबर आपको मिलेंगे मैक्सिमम, ठीक है। इसके अलावा 80% इसका आपका वेटेज रहता है फाइनल सिलेक्शन में, यानी कि यही अभी नंबर आपके जो 60 है 80 में कन्वर्ट हो जाएंगे, और 20 फिर इंटरव्यू के हो जाएंगे, यानी कि 100 में से आपकी एक फाइनल मेरिट जो है वहां पे बनने वाली है। तो यहाँ पे क्योंकि आपका मेंस पार्ट है और आपका बैकग्राउंड सब्जेक्ट है एग्रीकल्चर के, जितने भी सॉइल है, चाहे एंटो है, चाहे पैथो है, चाहे एनवायरमेंट है, ये सभी सब्जेक्ट आपसे यहाँ पे पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये बात हो गई। और 10% यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि जो 10 नहीं 20% बेसिकली यहाँ पे अगर रखोगे तो 20 क्वेश्चन आपको देखने को यहाँ पे मिलते हैं। 20% आपका वेटेज इसका होता है। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पड़ाव, हमने वहां पे समझ लिया प्री में क्या है और फिर आपका मेंस में क्या है, उसको थोड़ा समझते हैं। यहाँ पे अगर देखोगे सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट जो रहता है, हाँ इस साल तो नहीं लेकिन हाँ इससे पिछले साल जो भी पेपर हुए हैं उनमें एनिमल हस्बेंड्री का सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे रोल हमें देखने को मिला है। इसके अलावा फिर आपका एग्रोनॉमी, फिर आपका सॉइल साइंस, और फिर आपका हॉर्टिकल्चर और करंट अफेयर। अब करंट अफेयर और कह सकते हो एक्सटेंशन इकोनॉमिक्स, ये कुछ सब्जेक्ट ऐसे जो कि आपस में एक कोलैबोरेशन करते हैं, ठीक है। यानी कि कुछ एक्सटेंशन की स्कीम आप कवर करोगे इकोनॉमिक्स में भी, है ना, कुछ इकोनॉमिक्स की चीजें आप करोगे करंट अफेयर में भी कवर, यानी कि जो पीआईबी वाला पोर्शन है, जो करंट अपडेट जीए वाला पोर्शन है, जिसको जनरल अवेयरनेस आप बोल देते हो, वो पोर्शन आपका पूरा यहाँ पे देखने को मिलता है, ठीक है। इसके अलावा आप देखोगे तो ये आपका यहाँ पे हो गया, दैट इज द मेंस पोर्शन वाला। और सबसे इंपॉर्टेंट आपके लिए रहता है रोड मैप, कैसे मैं इस एग्जाम को प्रिपेयर करूं और कैसे इस एग्जाम को मैं क्लियर करूं। तो सबसे पहले आपको डीप एनालिसिस करना है, क्वेश्चन का पैटर्न किस तरीके से आ रहा है ना, किस तरीके से एग्जामिनेशन में पीवाईक्यूज आए हैं, पीवाईक्यूज को एनालिसिस करोगे सही से। इसके अलावा आप फोकस करो कि जितनी ज्यादा से ज्यादा आप गलतियों को कम करो, उस पर अपना फोकस बनाओ। इसके अलावा अपने कॉन्सेप्ट को बिल्ड करने के लिए आप यहाँ पे ट्राई करो ताकि कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो, ठीक है। इसके अलावा फिर आता है आपका रिपीटर्स फेज के लिए, यानी कि जो पहले कर चुके हैं। यहाँ पे आपके 100 मेंस में क्वेश्चन है, डेली आप प्रैक्टिस करो क्वेश्चन की, डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करो। जो आपका प्री वाला है, ठीक है, पोर्शन, उसको डेली प्रैक्टिस करो, क्योंकि आपका रीजनिंग और क्वांट जो है आपको प्रैक्टिस करने से ही आएगा, ठीक है। इसके अलावा एक्टिव रिकॉल टेक्निक्स को यूज करो, जैसे कि कोई चीज है अपने आपको याद हो गई है, अपने दोस्तों को बताओ, जो आपके ग्रुप हैं उनमें उस चीज को बताओ, कोई पर्सन है उसको उस चीज को समझाओ, ताकि एक्टिव रिकॉलिंग टेक्निक जो है वो जारी रहे और आराम से आप इस एग्जाम को क्लियर यहाँ पे कर पाओ, ठीक है। प्रीलिम्स के लिए सबसे स्ट्रेटजी अच्छी यही आपके लिए हो सकती है कि आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, एक्यूरेसी पे ध्यान दो, एक्यूरेसी और अटेम्प्ट कितने आप कर रहे हो उस पर आप ट्राई करो। नंबर ऑफ जितने ज्यादा करेक्ट आप करोगे यहाँ पे अटेम्प्ट, उतने नंबर आपके ज्यादा बढ़ेंगे, और यदि आप निगेटिव करोगे तो आपका 0.25 का निगेटिव मार्किंग है, तो फिर आपको फाइनल जो कट ऑफ है या कह सकते हो सेक्शनल कट ऑफ है उसमें भी आपको दिक्कत आएगी। इसके अलावा ट्राई यही करो कि आप अपना टाइम मैनेजमेंट कर लो, कि इतने समय है ना, 6 महीने मुझे स्टार्ट में अभी फ्रेशर हूँ, स्टार्ट कर रहा हूँ, तो 6 महीने लगभग मैं यहाँ पे देने वाला हूँ अपने प्री एग्जामिनेशन के लिए, ठीक है। और डेली बेसिस पर मैं अपना मेंस का भी जो टारगेट है उसको लेके चलूंगा,
इसके अलावा मेंस में आप जो कह सकते हैं कि जितने भी पीआईक्यूज हुए उनको एनालिसिस करो। इसके अलावा जितनी भी आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर वाली बुक्स हैं उनको पढ़ो, टेक्स्ट बुक वगैरह पढ़ो, है ना, मार्केट में जो स्टैंडर्ड बुक है उनको पढ़ो। तो ये करके आप यहाँ पे कर सकते हो। करंट अफेयर पे पीआईबी भी जा सकते हो, है ना, जनरल अवेयरनेस जो आपका है उसको आप कवर कर सकते हो, ठीक है, न्यूज़पेपर को आप पढ़ सकते हो। तो ये काम यहाँ पे कर सकते हो, ठीक है। और जनरल एग्रीकल्चर के लिए आपकी बहुत सारी बुक्स हैं, जैसे कि नेवरा सुंडा हो गई, उसको पढ़ो, और उनका अध्ययन को पहले पढ़ो फिर सुंडा को पढ़ो, है ना। इसके अलावा अभी आपकी एक एडवांस एग्रीकल्चर बुक्स आ रही हैं, उनको पढ़ो, ठीक है। इसके अलावा और बहुत सारी बुक्स हैं, जैसे सॉइल के लिए डी.के. दास हो गई, इसके अलावा एनिमल हस्बेंड्री के लिए जी.सी. बनर्जी की हो गई, हॉर्टिकल्चर के इंस्टीट्यूट हॉर्टिकल्चर पढ़ सकते हो। तो ये सभी बुक्स आप यहाँ पे पढ़ सकते हो। अगर आपको 2026 में एज एफओ लगना है तो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको अपने सबसे ज़्यादा जो टाइम देना है, यानी कि सबसे जो ज़्यादा टाइम देना है वो अपने, अगर ग्राफ इस तरीके से मैं पैटर्न एक बनाऊं तो सबसे ज़्यादा जो समय आपको देना है वो आपको अपने कह सकते हैं प्री एग्जामिनेशन को देना है। प्री बोले तो यानी कि यही आपका भी कमजोर है, कमजोर पे ज़्यादा ध्यान देना है, और कमजोर पे जैसे ही आप ज़्यादा ध्यान दोगे तो अपने आप से ही स्ट्रांग हो जाएगा। और जो चीज़ स्ट्रांग है तो उसको आप बिल्कुल सेपरेट नहीं करना है, उसको भी आपको यहाँ पे टाइम देते चलना है। और वो कैसे कर सकते हो, जैसे एग्रीकल्चर आपका स्ट्रांग है तो एग्रीकल्चर में रिवीजन करो, है ना, जो चीज़ें नहीं आ रही उन पे फोकस करो, जो चीज़ें आ रही उनको रिवाइज करो। ऐसे करके आप इस एग्जाम को यहाँ पे फोड़ सकते हो, ठीक है। तो 2026 में एज एफओ लगना है तो इन सभी बातों को ध्यान रखना। और कोई समस्या आती है, कोई दिक्कत आती है तो कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन जरूर ड्रॉप करना। आई होप ये सेशन आपको बहुत ही शानदार लगा होगा, आपको सारी चीज़ें समझ आई होंगी। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू फॉर वॉचिंग, विश यू वेरी बेस्ट।